ये है स्टोरियस और आज की जो बुक समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस बुक का नाम है दी एल्केमिस्ट, जिसे लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। दी एल्केमिस्ट किताब कोई मामूली किताब नहीं है, यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। जब कई साल पहले पहली बार एल्केमिस्ट ब्राज़ील में प्रकाशित हुई तब शुरुआत में इस किताब की ज़्यादा बिक्री नहीं हुई। इसके राइटर पाउलो कोएल्हो ने किताब को जी जान लगा कर लिखा था। जैसा कि एल्केमिस्ट में बताया गया है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपसे मिलाने में लग जाता है। ठीक वैसा ही हुआ। अगले 7-8 महीनों में इस किताब की जन प्रचार मतलब माउथ पब्लिसिटी से ही 7 से 8 हजार कॉपियां बिक गई। पर प्रसिद्धि का दौर तो आना भी बाकी था। किसी अमेरिकन स्थायी नागरिक ने इस किताब का अनुवाद करना चाहा और इस तरह से एल्केमिस्ट इंग्लिश भाषा में भी अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रकाशक के द्वारा छापी गई। उस समय के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मैडोना और ना जाने कितने प्रसिद्ध लोग इस किताब के बारे में बात करने लगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि दी एल्केमिस्ट किताब में क्या लिखा है। उम्मीद है आप इसके जादू से बच नहीं पाएंगे। एल्केमिस्ट किताब की मुख्य कहानी शुरू होने से पहले प्रस्तावना में एक छोटी सी कहानी लिखी गई है। एल्केमिस्ट ने एक किताब को उठाया जो कारवां के किसी व्यक्ति के द्वारा लाई गई थी। एल्केमिस्ट एक रसायनविद को कहा जाता है। एल्केमिस्ट ने उस किताब के पन्ने पलटने शुरू किए जहां उसे एक कहानी मिली जिसे वो पहले से ही जानता था। उस कहानी में नार्सिसस नाम का एक युवा अपनी सुंदरता पर इतना मोहित था कि रोज एक झील के किनारे पर घुटने टेक कर खुद को झील के पानी में देखा करता। एक दिन खुद को देखते समय नार्सिसस उस झील में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। जहां वो मरता है वहां एक फूल का जन्म होता है। उस फूल को नार्सिसस कहा गया। जब नार्सिसस की मृत्यु हुई तो जंगल की देवी झील के सामने प्रकट होती हैं और पाती हैं कि झील का मीठा पानी नमकीन हो चुका है। वो झील से पूछती हैं, तुम क्यों रोती हो? झील जवाब देती है, मैं नार्सिसस के लिए रोती हूँ। वो खुद को देखने के लिए मेरे किनारों पर आया करता था। देवी बोलती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम देवी देवता भी जंगल में उसकी सुंदरता के लिए उसका पीछा किया करते थे। क्या वाकई में वो सुंदर था? झील इसके जवाब में कहती है, सुंदर था या नहीं इसका तो पता नहीं, पर उसकी आंखें गहरी थीं और मैं उनमें अपना प्रतिबिंब देखा करती थी। एल्केमिस्ट ने सोचा कि कितनी अच्छी कहानी है। यहाँ इसका ये मतलब लगता है कि झील और युवा दोनों बस स्वयं को ही एक दूसरे में देखा करते थे। ये कहानी सिर्फ प्रस्तावना का भाग है, असली कहानी शुरू होती है अब। कहानी के मुख्य पात्र का नाम है सेंटियागो, जो भेड़ चराता है। उसकी भेड़ एक खंडर चर्च में घुस जाती हैं। सेंटियागो को पता चलता है कि यहाँ भेड़िए का खतरा नहीं है, पर अगर कोई जानवर रात को भटक जाए तो अगले दिन उसे ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए वो लकड़ी के पट्टों से एंट्री को बंद कर देता है ताकि भेड़े निकल ना सके। फिर अपनी जैकेट से फर्श को साफ करके लेट जाता है। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। उस रात भी उसने वही सपना देखा जो उसने एक सप्ताह पहले देखा था, पर सपना खत्म होने से पहले ही उसकी नींद टूट जाती है। अब सारी भेड़ें भी जाग चुकी थी। सेंटियागो को लगता है कि वे उसकी बात समझती हैं, पर पिछले कुछ दिनों से वो उनसे एक व्यापारी की लड़की के बारे में बात करता था। व्यापारी सूखे सामान का व्यापारी था। सेंटियागो अपने एक दोस्त के कहने पर अपनी भेड़ों की ऊन बेचने उस व्यापारी के पास गया था। व्यापारी की दुकान पर भीड़ थी तो एक आदमी ने उसे दोपहर तक इंतजार करने को कहा, तो सेंटियागो वहीं दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की देखने में एंडालुसिया क्षेत्र की लगती थी। काले बाल और आंखें जो मोरिश विजेता की याद दिलाते हैं। मोरी एक बारबेरियन जनजाति थी जिसके लोगों को अमेरिकन क्रिश्चियंस मोरिश कहते हैं। लड़के ने किताब खोली हुई थी पढ़ने के लिए, जिसे देखकर लड़की ने कहा था, मैं नहीं जानती थी कि चरवाहे पढ़ना भी जानते हैं। सेंटियागो ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं अपनी भेड़ों और किताबों से ही सीखता हूँ। लड़की ने भी प्रश्न करना जारी रखा और फिर पूछा,
आपने पढ़ना कहाँ से सीखा और पढ़ना जानते हैं तो चरवाहे क्यों बने? लड़के ने सवाल के जवाब से बचने के लिए बस यूं ही बोल दिया कि जैसे सब पढ़ना सीखते हैं वैसे ही सीखा। उसके बाद लड़की को सेंटियागो ने ढेरों कहानियां सुनाई। सेंटियागो वहीं रुके रहना चाहता था, उस काले बालों वाली लड़की के साथ। उसे कुछ अलग अनुभव हो रहा था। तभी लड़की का व्यापारी पिता आ जाता है और चरवाहे से ऊन खरीदकर उसे अगले साल फिर आने को कहता है। और अब जब वो उस खंडर चर्च में अपनी भेड़ों के साथ ठहरा है तो सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं वापस व्यापारी के गांव जाने में। वो उत्साहित है पर ये भी सोचता है कि लड़की उसे भूल तो नहीं गई होगी, क्योंकि वहाँ उसकी तरह के कई चरवाहे आते हैं। सेंटियागो मन को दिलासा देता है कि अगर भूल गई होगी तो और भी तो लड़कियां हैं, पर अपनी भेड़ों से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मन ही मन वो जानता था कि फर्क पड़ता है। दिन ढल रहा था। चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर सूरज की दिशा में बढ़ता है। सेंटियागो को लगता है कि उसके साथ चलने वाले दूसरे चरवाहे कोई निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए वो उनके साथ रहते हैं। उन दूसरे चरवाहों ने अपनी युवावस्था में सेंटियागो की तरह किताबें भी नहीं पढ़ी, क्योंकि जब वो उन्हें नए शहरों के बारे में बताता है तो वो समझ ही नहीं पाते। वो बस खाने पीने और बेचने की चिंता करते हैं। सेंटियागो सोचता है कि अगर वो किसी दिन राक्षस बन जाए और भेड़ों को खाने लगे तो दूसरे चरवाहों को तो पता भी तब चलेगा, झुंड के झुंड साफ हो जाएंगे। सेंटियागो अपने आप को एक लीडर की तरह समझता है। सेंटियागो ने फिर से वही सपना देखा। अब उसे लगता है कि चर्च प्रेत बाधित है, जो उसे वही सपना बार बार दिखा रहा है और उसके अपने ही दोस्तों के बारे में बुरे विचार दे रहा है। उसने अपने रात्रि भोज से बचा शरबत पिया और अपनी जैकेट को अपने हाथ में उठाया। वो जानता था कि सूरज जैसे जैसे आसमान में बढ़ेगा गर्मी भी बढ़ेगी, रात तक गर्मी बढ़ती रहेगी। चरवाहे को अपनी जैकेट का बोझ महसूस हुआ, पर उसे ये भी याद था कि यही जैकेट सुबह की ठंड से बचाएगी। जैकेट का भी कुछ उद्देश्य है और इसीलिए वो जैकेट के लिए भी शुक्रिया महसूस करता है। जैकेट के उद्देश्य की तरह ही उसका भी एक उद्देश्य है यात्रा करना। उसे उस इलाके के सभी शहरों के बारे में पता था। उसने योजना बनाई थी कि वो लड़की को बताएगा कि कैसे एक साधारण चरवाहा पढ़ना लिखना जान सका। उसने 16 वर्ष का होने तक स्कूली शिक्षा ली थी। उसके पिता उसे पुजारी बनाना चाहते थे। उन्होंने खाने पीने का सामान जुटाने के लिए बहुत मेहनत की थी। सेंटियागो ने लैटिन, स्पेनिश और थियोलॉजी का भी अध्ययन किया था, पर बचपन से ही वो संसार देखना चाहता था और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए था भगवान को जानना, मनुष्य के पाप का कारण जानना। एक दोपहर उसने अपने पिता से पुजारी ना बनने की इच्छा व्यक्त की। उसने बता दिया कि वो यात्रा करना चाहता है। सेंटियागो के पिता उसे तरह तरह के तर्क देकर समझाते हैं, पर सेंटियागो पर संसार घूमने का भूत सवार था। उसके पिता उसे कुछ स्पेनिश सोने के सिक्के देते हैं, जिनसे वो भेड़ों का एक झुंड खरीद सके। सेंटियागो जानता था कि उसके पिता की भी यही इच्छा थी कि वो भी संसार देखें, पर वो उस सपने को अपनी जवानी में ही छोड़ चुके हैं। सेंटियागो यादों से बाहर आता है। क्षितिज लाल हो चुका है। अचानक सूरज निकलता है। चरवाहा अपने पिता से बातचीत को याद करके खुश होता है और सोचता है अब तो बहुत महल और महिलाओं को देख लिया, अब उसके पास किताबें हैं, वो दूसरा भेड़ों का झुंड भी खरीद सकता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर दिन उसके पास अपने सपने के लिए जीने का कारण है। वो सोचता है कि कभी आंदालूसिया के मैदानों से थक भी जाए तो भेड़ों को बेचकर समुद्र में जा सकता है। जब तक समुद्र को भी जान सकता है,
विद्यालय में रहकर तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता था। अगर वो अपने घर से ही नहीं निकलता तो चर्च के खंडर कैसे देखता। उसे पूरा संसार आश्चर्य से भरा लगता है। अब सैंटियागो खुद को व्यापारी की लड़की से मिलने के लिए तैयार करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपनी दाढ़ी कटवाकर अच्छा दिखे। वो नहीं चाहता कि कोई और चरवाहा उससे पहले पहुंचकर लड़की का हाथ मांग ले। वो उत्साहित था, उसके लिए ये एक सपने की तरह था। फिर ये सब सोचता हुआ सैंटियागो तेज तेज बढ़ ही रहा था कि उसे याद आया कि तारीफा शहर में एक बूढ़ी औरत है जो सपनों की व्याख्या करती है। वह उस महिला से मिला। उसने सैंटियागो के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और चुपचाप प्रार्थना करने लगी। यह प्रार्थना एक जिप्सी प्रार्थना की तरह लग रही थी। सैंटियागो को जिप्सी लोगों का अनुभव था। लोगों का कहना था जिप्सी दूसरे लोगों के साथ छल प्रपंच करते हैं। ऐसा भी मानना था कि उनका संबंध शैतान से भी है। जिप्सी बच्चों का अपहरण करके उन्हें दास बना लेते हैं। सैंटियागो का बचपन का डर फिर जागृत हो जाता है जब वो महिला उसके हाथ थामती है। सैंटियागो ने भगवान के चिन्ह वहां देखे तो उसे संतुष्टि हुई कि उसे कुछ नहीं होगा। सैंटियागो के हाथ अचानक कांपने लगते हैं। बूढ़ी औरत समझ गई, उसने तुरंत उसके हाथ छोड़ दिए। लड़के ने बोला, मैं यहाँ हस्तरेखाएं दिखाने नहीं आया, अब मुझे पछतावा हो रहा है। कुछ देर उसने सोचा कि इस औरत की फीस देकर यहाँ से निकलता हूँ। बेकार ही एक सपने को इतना महत्व दे रहा हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, सपने भगवान की भाषा होती हैं और मैं उसकी व्याख्या कर सकती हूँ, पर जो भी हो मैं शुल्क तो लूंगी। चरवाहे ने सोचा कि क्यों न सपने के बारे में पूछ ही लिया जाए। तब वो बूढ़ी औरत को बताता है कि उसने सपना 2 बार ही देखा है। सपने में वो अपनी भेड़ों के साथ एक खेत में है। उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो भेड़ों के साथ खेलने लगा। भेड़ें अक्सर अजनबियों से डरती हैं, पर बच्चा उनके साथ आराम से खेल रहा था। बूढ़ी औरत बोलती है, मुझे अपने सपने के बारे में थोड़ा जल्दी बताओ, फिर मुझे खाना पकाने भी जाना है और लगता है तुम्हारे पास पैसे भी उतने नहीं हैं। सैंटियागो अपने सपने की बात आगे बढ़ाता है। बच्चा खेलते खेलते सैंटियागो के हाथ पकड़ लेता है और सैंटियागो को मिस्र के पिरामिडों में पहुंचा देता है। फिर बच्चा कहता है कि सैंटियागो को वहां खजाना मिलेगा, पर जैसे ही वो बच्चा उसे खजाने की बात बताने वाला होता है कि खजाना कहाँ है, वैसे ही सैंटियागो का सपना टूट जाता है। बूढ़ी औरत पूरी बात सुनती है, कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, मैं तुमसे अभी कुछ नहीं लूंगी, पर खजाना मिलने पर उसका 10वां हिस्सा तुम्हें देना होगा। चरवाहा कसम खाता है कि वो उसे खजाने का हिस्सा देगा। बूढ़ी औरत के लिए सपने की व्याख्या कठिन थी, इसलिए वो खजाने की खोज का हिस्सा बनना चाहती है। वो बताती है कि सपने में एक छोटा बच्चा है जो चरवाहे को खजाने का मार्ग दिखा रहा है, तो अवश्य ही उसे खजाना मिलेगा। बूढ़ी औरत आगे कहती है कि चरवाहे का सपना जीवन की उन साधारण चीजों की तरह है जो बहुत असाधारण है, जिसे कुछ बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। औरत समझाती है कि सपने की कठिनाई समझने के लिए अभी उसे और विद्याएं सीखनी है। चरवाहा बूढ़ी औरत से पूछता है कि वो मिस्र कैसे जा सकता है, जिसके जवाब में वो बस इतना कहती है कि वो सपनों की व्याख्या करती है और वो नहीं जानती कि उसका सपना वास्तविकता में कैसे बदलेगा। लड़का कहता है कि अगर वो कभी मिस्र नहीं पहुंचा तो बूढ़ी का जवाब होता है कि तब मुझे मेरा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। बूढ़ी औरत लड़के को जाने के लिए कहती है कि तुम मेरा बहुत टाइम खराब कर चुके हो, अब जाओ। लड़का निराशा के साथ चला जाता है और सोचता है कि वो फिर कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आता है कि दूसरे काम भी करने हैं, मोटी किताब को बेचना है, कुछ खाना भी है। तभी उसे प्लाजा में एक बेंच मिलती है। उसकी भेड़ें शहर के बाहर उसके किसी दोस्त के अस्तबल में थीं। लड़का शहर में बहुत सारे लोगों को जानता था, जिसकी वजह से उसकी यात्रा आसान होती थी। उसने जो किताब खरीदी थी उसे पढ़ना शुरू करता है। पहले ही पन्ने पर एक अंतिम संस्कार के समारोह का वर्णन है और इसमें शामिल लोगों के नाम का उच्चारण बहुत मुश्किल था। वो सोचता है कि अगर उसने कोई किताब लिखी तो वो एक समय में एक ही आदमी का नाम लिखेगा, ताकि पढ़ने वालों को बहुत सारे नाम याद करने की चिंता न करनी पड़े।
जब वह अंततः जो कुछ पढ़ रहा था उस पर अपना फोकस कर सका तो उसे किताब बहुत पसंद आई। अंतिम संस्कार एक बर्फीले दिन था और उसने ठंड होने की जो एक भावना होती है उसे भी महसूस किया। जब वह पढ़ रहा था एक बूढ़ा आदमी बैठा था उसके नीचे की तरफ और वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। वे क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने प्लाजा में लोगों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं, लड़के ने एक बहुत ठंडा सा उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान सिर्फ किताब में है। दरअसल वो सोच रहा था कि वो व्यापारी की बेटी के सामने अपनी भेड़ों के बाल कैसे काटेगा ताकि वह देख सके कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो कठिन काम करने में भी सक्षम है। उसने कई बार उस दृश्य की कल्पना की थी। हर बार लड़की उस पर मोहित हो गई जब उसने समझाया कि भेड़ों को पीछे से आगे की ओर काटना है। वो ऐसा भी सोच रहा था कि वो कुछ ऐसी कहानियां सुनाएगा जो भेड़ों से संबंधित होगी। वो लड़की पढ़ना नहीं जानती थी और वो कभी भी वास्तविकता में और कल्पना में अंतर नहीं समझ पाएगी। इसी बीच वो बूढ़ा बातचीत करने के अपने प्रयास में लगा रहा। उसने कहा कि वो थका हुआ है और प्यासा भी है और पूछा कि क्या वो लड़के के शरबत में से एक घूंट ले सकता है। लड़के ने अपनी बोतल इस उम्मीद में पेश की कि बूढ़ा उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन वो बूढ़ा बात करना चाहता था और उसने लड़के से पूछा कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के को अभद्र व्यवहार करने और दूसरी बेंच पर जाने के लिए विवश किया गया, लेकिन उसने अपने पिता से सीखा था कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसने उस किताब को उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ बढ़ा दिया, दो कारण से। पहला कि एक तो उसे खुद नहीं मालूम था कि वो उस बुक का शीर्षक कैसे उच्चारण करे, और दूसरा कि अगर बूढ़ा आदमी पढ़ना नहीं जानता होगा तो शायद शर्मिंदा महसूस करेगा और अपने आप ही अपनी बेंच बदल लेगा। बूढ़े आदमी ने कहा, किताब के सारे पेज देखते हुए जैसे कि वो कोई अजीब चीज हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है लेकिन बड़ी परेशान करने वाली है। लड़का चौंक जाता है। बूढ़ा पढ़ना जानता था और वो पहले भी उस किताब को पढ़ चुका था, और अगर किताब परेशान कर ही रही थी जैसा कि बूढ़े आदमी ने कहा, लड़के के पास अभी भी इसे बेचने का समय था। यह किताब है जो वही कहती है जो दुनिया की लगभग सारी दूसरी किताबें कहती हैं। बूढ़े आदमी ने कहना जारी रखा, यह लोगों की अपनी व्यक्तिगत महापुरुषों को चुनने में असमर्थता का वर्णन करती है, और यह कहते हुए समाप्त होता है कि दुनिया के सबसे बड़े झूठ को हर कोई मानता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने पूरी तरह से अनजान बनते हुए पूछा। ये इस तरह से है कि हमारे जीवन में एक निश्चित बिंदु पर हमारे साथ क्या हो रहा है हम इसका नियंत्रण खो देते हैं और हमारा जीवन भाग्य द्वारा नियंत्रित हो जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बूढ़े ने कहा, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लड़के ने बोला, वे चाहते थे कि मैं एक पुजारी बनूं, लेकिन मैंने चरवाहा बनने का फैसला किया। बहुत अच्छा, बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि आप वास्तव में यात्रा पसंद करते हैं। वो जानता था कि मैं क्या सोच रहा था, लड़के ने अपने ही अंदर कहा। बूढ़ा आदमी इसी बीच किताब के पन्ने पलट रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि वह उसे वापस करना चाहता है। लड़के ने देखा कि उस आदमी के कपड़े थोड़े अजीब थे। वो अरेबियन लोगों के जैसा दिखता था, जो उस एरिया में थोड़ा सा असामान्य नहीं था। अफ्रीका तारीफा से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। बस नाव से संकरी जल डमरू मध्य को पार करना था। अरब अक्सर उस शहर में दिखाई दे जाते थे, कुछ खरीदारी करते थे और दिन में कई बार अपनी प्रार्थना किया करते थे। आप कहाँ से हैं? लड़के ने पूछा। कई जगहों से, लड़के ने कहा। मैं एक चरवाहा हूँ और मैं कई जगहों पर गया हूँ, लेकिन मैं केवल एक ही जगह से आया हूँ, एक शहर से, एक प्राचीन महल के पास। वहीं मेरा जन्म हुआ। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि मैं सलेम में पैदा हुआ था। लड़के को नहीं पता था कि सलेम कहाँ है, लेकिन उसने इस डर से नहीं पूछा कि कहीं वो अज्ञानी ना दिखाई दे कि उसे सलेम नहीं पता। उसने चौक में लोगों को कुछ देर तक देखा। वे आ रहे थे और जा रहे थे।
और सभी लोग बड़े व्यस्त लग रहे थे। फिर उसने पूछा, तो सलेम कैसा है? उसने किसी तरह से ये जानने की इच्छा रखी कि ऐसा करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सलेम कहाँ है। पर वो नहीं जान सका कि सलेम कहाँ है, क्योंकि सलेम अंदालूसिया के आसपास नहीं था। अगर ऐसा होता तो इस शहर के बारे में उस चरवाहे को जरूर पता होता। और आप सलेम में क्या करते हैं? उसने जोर देकर पूछा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? कहकर बूढ़ा हंसा। ठीक है, मैं सलेम का राजा हूँ। लोग अजीब बातें कहते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी भेड़ों के साथ रहना बेहतर होता है जो कुछ नहीं कहती, और इससे भी अच्छा तो यह है कि अपनी किताबों के साथ अकेले ही रहो। वे अपनी अविश्वसनीय कहानियां उस समय बताती हैं जब आप उन्हें सुनना चाहते हैं, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो इतनी अजीब होती हैं कि आप नहीं जानते कि बातचीत को कैसे जारी रखा जाए। मेरा नाम मलिकी सिदक है, उस बूढ़े ने कहा। आपके पास कितनी भेड़ें हैं? काफी हैं, लड़के ने कहा। वह देख सकता था कि बूढ़ा व्यक्ति उसके जीवन के बारे में और जानना चाहता था। ठीक है, फिर हमें एक समस्या है। अगर आपको लगता है कि आपके पास काफी भेड़ें हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लड़का चिढ़ने लगा था। वो मदद नहीं मांग रहा था, ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने उससे शरबत मांगा था और बातचीत शुरू की थी। मुझे मेरी किताब दो, लड़के ने कहा। मुझे जाना है और अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है। मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो, बूढ़े ने कहा, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि छिपे हुए खजाने को कैसे खोजा जाए। लड़के को अचानक से अपना सपना याद आ जाता है और उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बूढ़ी औरत ने उससे कोई पैसा नहीं लिया था, लेकिन बूढ़ा आदमी शायद उसका पति था। किसी ऐसी चीज के बारे में जानकारी के बदले में बहुत अधिक पैसा प्राप्त करने का रास्ता खोज रहा था। बूढ़ा शायद जिप्सी भी था, ऐसा चरवाहा अपने मन में सोचने लगा। लेकिन इससे पहले कि लड़का कुछ कह पाता, वो बूढ़ा आदमी झुका और अपनी छड़ी से रेत में कुछ लिखने लगा। उसके गले में टंगा हुआ कुछ चमक रहा था। लड़के को लगा कि कहीं उस चमक से वो अंधा ना हो जाए। उस व्यक्ति ने अपने गले में जो भी कुछ टंगा हुआ था उसे अपने कपड़े से ढक लिया। जब लड़के को थोड़ा दिखने लगा तो उसने रेत में आदमी द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ना शुरू किया। वहाँ शहर के चौक की रेत में वो लड़का पढ़ रहा था, उसके पिता और उसकी माँ का नाम और उसके स्कूल का नाम भी जहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की थी। उस बूढ़े आदमी ने सब कुछ उसके बारे में उस रेत पर लिख दिया था। उसने व्यापारी की बेटी का नाम भी पढ़ा जिसे वो बूढ़ा आदमी जानता भी नहीं था, और उसने ऐसी बातें पढ़ी जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं सलेम का राजा हूँ। एक राजा एक चरवाहे से क्यों बात कर रहा होगा? लड़के ने पूछा, क्योंकि लड़का बहुत शर्मिंदा और आश्चर्यचकित था कई वजह से। लेकिन मान लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी व्यक्तिगत कहानी की खोज करने में सफल हुए हैं। लड़के को नहीं पता था कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कहानी क्या होती है। बूढ़ा आदमी बताता है, यह वो होती है जो आप हमेशा पूरा करना चाहते हैं। हर कोई जब युवा होता है तो जानता है कि वास्तव में वो अपने जीवन से क्या चाहता है। उस समय उनके जीवन में सब कुछ स्पष्ट होता है और सब कुछ संभव हो सकता है। वे सपने देखने से नहीं डरते और हर चीज को पाना चाहते हैं। वे अपने जीवन में हर चीज मिलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक पावर उन्हें समझाने लगती है कि उनके लिए अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और वो भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। बूढ़े आदमी की किसी भी बात का लड़के को कोई मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन वो जानना चाहता था कि रहस्यमय शक्ति क्या थी। व्यापारी की बेटी उससे प्रभावित होगी जब वो इसके बारे में बताएगा। यह एक ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव लगती है, लेकिन वास्तव में आपको दिखाती है कि आपका असली लक्ष्य कैसा है और आप उसे कैसे महसूस करते हैं। यह आपकी आत्मा और इच्छा को तैयार करती है, क्योंकि इस ग्रह पर एक महान सत्य है। आप जो भी हैं या जो कुछ भी आप करते हैं जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड की आत्मा में आप उत्पन्न हुए हैं। ये पृथ्वी पर आपका मिशन है। यहाँ तक कि जब आप सब करना चाहते हैं तो ये एक जर्नी की तरह है, या किसी कपड़ा व्यापारी की बेटी से शादी कर लूं। हाँ, यहाँ तक कि अगर आप खजाना
खजाने की खोज करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। विश्व की आत्मा लोगों की खुशी से ही पोषित होती है। दुख, ईर्ष्या और ईर्ष्या से भी किसी भी व्यक्तिगत लक्ष्य को महसूस करना ही एक व्यक्ति का एकमात्र वास्तविक दायित्व है। सभी चीजें एक हैं और जब आप कुछ चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने के लिए आपकी मदद करता है, इसे प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। प्लाजा और शहरवासियों को देखते हुए वे दोनों कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति था जो पहले बोलता है, तुम भेड़ों का झुंड क्यों पालते हो? तो लड़का कहता है, क्योंकि मुझे यात्रा करना पसंद है। बूढ़े ने प्लाजा के एक कोने में अपनी दुकान की खिड़की में खड़े एक बेकर की ओर इशारा किया। जब वह बच्चा था वो भी यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसने पहले अपनी बेकरी खरीदने और कुछ पैसे अलग रखने का फैसला किया। जब वो बूढ़ा होगा तो वो अफ्रीका में 1 महीना बिताएगा। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि लोग अपने जीवन में किसी भी समय कोई भी काम करने में सक्षम हैं जिसका वो सपना देखते हैं। उसे चरवाहा बनने का फैसला करना चाहिए था। लड़के ने बोला, ठीक है, बूढ़े ने कहा, लेकिन चरवाहों की तुलना में बेकर ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं। बेकर्स के पास घर होते हैं जबकि चरवाहे बाहर खुले में सोते हैं। माता पिता अपने बच्चों को चरवाहों के बजाय बेकर्स से शादी करते देखना पसंद करेंगे। व्यापारी की बेटी के बारे में सोचते हुए लड़के के दिल में एक पीड़ा हुई। उसके नगर में निश्चय ही कोई बेकर रहता होगा। लड़के ने बूढ़े आदमी को टोका कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो बूढ़ा आदमी कहता है, क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप ठीक उसी रास्ते पर हैं जहां आपको आपकी कहानी का लक्ष्य मिलेगा। और तब होता है जब आप हमेशा अपने लक्ष्य पर निगाह रखते हैं। हमेशा इस तरह से नहीं, लेकिन मैं हमेशा एक या दूसरे रूप में प्रकट होता हूँ। कभी कभी मैं एक समाधान या एक अच्छे विचार के रूप में प्रकट होता हूँ। कभी मैं एक महत्वपूर्ण क्षण में मैं चीजों के घटित होने को आसान बना देता हूँ। और भी चीजें हैं जो मैं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या किया है उनके साथ। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि एक बार एक पन्ने की खान में काम करने वाले एक खनिक के सामने किस तरह से वो पत्थर बन के आए थे। दरअसल वो खनिक पिछले 4 या 5 साल से एक पन्ना तलाश रहा था जो बहुत कीमती था, लेकिन उसे 4-5 साल में वो पन्ना नहीं मिला और हताश और क्रोधित होकर वो खुदाई कर रहा था। तब बूढ़ा आदमी एक पत्थर बनकर उसके पैर के नीचे आता है। वो खनिक उस पत्थर को उठाता है और इतनी जोर से एक दूसरे बड़े पत्थर पर फेंकता है कि उस बड़े पत्थर का टुकड़े हो जाते हैं और जिस पन्ने की तलाश में था वो पन्ना उस बड़े पत्थर के अंदर से उसके सामने प्रकट होता है। बूढ़ा आदमी ये कहानी सुनाकर फिर आगे कहता है, लोग अपने जीवन की शुरुआत में ही सीखते हैं कि उनके होने का कारण क्या है। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ कड़वाहट के साथ कहा, शायद इसीलिए वे इतनी जल्दी छोड़ भी देते हैं। लड़के ने बूढ़े आदमी को याद दिलाया कि उसने छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ कहा था। बूढ़ा आदमी कहता है, खजाना बहते पानी की शक्ति से प्रकट होता है और यह उसी की धाराओं में दफन किया जाता है। यदि आप अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपने झुंड का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। लड़का पूछता है, मेरे खजाने का 10वां हिस्सा क्या है? तो वो वृद्ध निराश होता है। यदि आप यह वादा करके शुरू करते हैं कि आपके पास अभी तक क्या नहीं है तो आप इसे पाने की दिशा में काम करने की इच्छा को खो देंगे। लड़के ने उसे बताया उसने पहले ही एक बूढ़ी औरत को अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा किया था। जिप्सी लोगों को ऐसा करने में माहिर माना जाता है। बूढ़े आदमी ने एक आह भरी, किसी भी मामले में यह अच्छा है कि आपने सीखा है कि जीवन में हर चीज की कीमत होती है। प्रकाश के योद्धा यही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को उसकी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपनी भेड़ बकरियों का 10वां अंश मेरे पास ले आना और मैं आपको बताऊंगा कि छिपे हुए खजाने को कैसे खोजा जाए। अलविदा। और वह प्लाजा के कोने के आसपास गायब हो गया। लड़का फिर से अपनी किताब पढ़ने लगा, लेकिन वह अब अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। वह तनावग्रस्त और परेशान था क्योंकि वह जानता था कि बूढ़ा सही कह रहा था। लड़का बेकरी में गया और
उसने ब्रेड का एक टुकड़ा खरीदा और यह सोचकर कि क्या उसे बेकर को बताना चाहिए कि बूढ़े आदमी ने उसके बारे में क्या कहा। कभी कभी चीजों को जैसा है वैसा ही छोड़ देना बेहतर होता है। उसने मन ही मन सोचा और कुछ ना कहने का फैसला किया। अगर वो कुछ कहता भी तो इससे बेकर का दिन खराब होता। लड़का निश्चित रूप से बेकर के लिए किसी तरह की चिंता नहीं पैदा करना चाहता था। वो नगर में इधर उधर भटकने लगा। फिर वो एक इमारत के पास जाता है जिसमें एक खिड़की थी जिस पर लोग अफ्रीका के लिए टिकट खरीदते थे। वो जानता था कि मिस्र अफ्रीका में है। तो किसी ने पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो खिड़की के पीछे वाला एक आदमी था। शायद कल लड़के ने कहा कि मुझे दूर जाना है और अगर वो अपनी एक भेड़ बेचता है तो उसे वहां तक जाने के लिए पैसा मिल जाएगा। पर वो भेड़ बेचने के विचार से ही डर गया। टिकट विक्रेता ने अपने हेल्पर से कहा कि लड़के के पास तो टिकट खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। लड़के को अपने झुंड की याद आ जाती है और वो फैसला करता है कि उसे वापस चरवाहे के रूप में ही जाना चाहिए। 2 साल में उसने चरवाहा बनने के बारे में सब कुछ सीख लिया था। वो जानता था कि भेड़ों की ऊन कैसे निकालनी है, गर्भवती भेड़ों की देखभाल कैसे करनी है और भेड़ों को भेड़िए से कैसे बचाना है। वो अंदालूसिया के सभी क्षेत्रों और चारागाहों को जानता था और जानता था कि उसके हर पशु का उचित मूल्य क्या है। उसने सबसे लंबे रास्ते से अपने दोस्त के अस्तबल में लौटने का फैसला किया। जैसे ही वो शहर के महल से गुजरा तो वो रुक गया। वो वापस लौटा और उस पत्थर के ढलान पर चढ़ गया जो दीवार के ऊपर तक जाती थी। वहां से वो अफ्रीका को देख सकता था। किसी ने एक बार उसे बताया था कि मूर वहां से आए थे पूरे स्पेन पर कब्जा करने के लिए। वो लगभग पूरे शहर को देख सकता था जहां से वो बैठा था, जिसमें वो चौक भी शामिल था जहां उसने बूढ़े आदमी से बात की थी। उसने अपने उस समय को कोसते हुए सोचा कि क्यों मैं उस बूढ़े से मिला। वह तो शहर में केवल एक महिला को खोजने आया था जो उसके सपने की व्याख्या कर सके। ना तो उस महिला और ना ही उस बूढ़े आदमी ने उसके चरवाहा होने की प्रशंसा की। वे एकांत व्यक्ति थे जो अब चीजों पर विश्वास ही नहीं करते और यह नहीं समझते थे चरवाहे अपनी भेड़ों से जुड़ जाते हैं। वह अपने झुंड के हर सदस्य के बारे में सब कुछ जानता था। वो जानता था कि कौन सी भेड़ लंगड़े हैं, कौन से अब 2 महीने बाद जन्म देने वाली हैं और कौन सबसे आलसी हैं। वो जानता था कि उनकी ऊन कैसे उतारनी है। अगर उसने कभी उन्हें छोड़ने का फैसला किया तो वे परेशान होंगी। लड़के ने सोचा कि उसे अपने झुंड और खजाने के बीच किसी एक को चुनना होगा। झुंड का वो आदी हो गया था और जिसे वह प्राप्त करना चाहता था। व्यापारी की बेटी भी थी लेकिन वह झुंड जितना महत्वपूर्ण नहीं थी। लड़के को लगता है कि वो लड़की उसे याद भी नहीं करती होगी। उसे यकीन था कि इससे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा। लेवांटर हवा बहुत तेज चल रही थी और वो इसकी ताकत अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। वो हवा मूरों के साथ आई थी, मूर जिन्होंने स्पेन पर आक्रमण किया था। लेकिन वह रेगिस्तान और घूंघट वाली महिलाओं की गंध भी लाई थी। यह अपने साथ लोगों का पसीना और सपने लेकर आई थी जो खजाने की खोज में निकले होंगे पिरामिड जाने के लिए। लड़के को हवा की आजादी से जलन महसूस हुई और उसने देखा कि उसे भी वही आजादी मिल सकती है। उसे रोकने के लिए खुद के अलावा कुछ भी नहीं था। भेड़, व्यापारी की बेटी और अंदालूसिया के खेत उसकी व्यक्तिगत कहानी के रास्ते में केवल कुछ कदम थे। अगले दिन दोपहर के समय लड़के की मुलाकात फिर उस बूढ़े व्यक्ति से हुई। वो अपने साथ 6 भेड़ें लाया। मैं हैरान हूँ, लड़के ने कहा। मेरे दोस्त ने बाकी सब खरीद ली। उसने कहा कि वो हमेशा एक चरवाहा बनने का सपना देखता था और यह एक अच्छा शगुन था। हमेशा ही ऐसा होता है, बूढ़े आदमी ने कहा। यह कहा जाता है अनुकूलता का सिद्धांत। जब आप पहली बार ताश खेलते हैं तो आपकी जीत लगभग निश्चित होती है। ये होती है नौसिखिया की किस्मत। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ताकत है
जो चाहती है कि आप अपनी व्यक्तिगत कहानी को महसूस करें। यह सफलता के स्वाद के साथ आपकी भूख को बढ़ाती है। तब बूढ़ा आदमी भेड़ों का निरीक्षण करने लगा और उसने देखा कि एक भेड़ लंगड़ा है। लड़के ने समझाया कि यह जरूरी नहीं था, क्योंकि वह भेड़ झुंड में सबसे बुद्धिमान थी और सबसे अधिक ऊन का उत्पादन भी करती थी। खजाना कहाँ है? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने बताया कि यह मिस्र में पिरामिड के पास है। दुर्भाग्य से सैंटियागो जैसे ही टंगेर शहर में प्रवेश करता है, एक अपराधी द्वारा लूट लिया जाता है। तब उसे एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना पड़ता है, जहां पर वो व्यापारी को उसका काम बढ़ाने में मदद करता है। वो व्यापारी को बताता है कि क्यों ना हम चाय बेचने का काम करें। हम चाय बेचेंगे क्रिस्टल्स के कप में, जिससे लोग ज्यादा आएंगे। और होता भी वैसा ही है। उस व्यापारी का काम चल निकलता है। सैंटियागो अपने परिकलित जोखिमों के परिणाम स्वरूप केवल 1 वर्ष में अमीर बन जाता है। हालांकि वह अभी भी अपने सपने से त्रस्त है। उसको बार बार वही सपना आता रहता है। सैंटियागो पैसा कमाना जारी रखता है, जिससे वो अपनी जर्नी कर सकता है अपना खजाना ढूंढने के लक्ष्य में। उसे रास्ते में एक अंग्रेज मिलता है जो मिस्र की ओर सहारा रेगिस्तान पर एक कारवां के साथ यात्रा कर रहा है। रास्ते में चरवाहा अंग्रेज से बहुत कुछ सीख लेता है। शुरुआत करने वालों के लिए उन्हें पता चलता है एमरल्ड टैबलेट के नाम से जाने जाने वाला पौराणिक पत्थर एल्केमिस्ट का एक रहस्य रखता है, द मास्टर वर्क, जो फिलासफर्स स्टोन को जोड़ता है। मतलब ये कि स्टोन को जोड़ने वाला एक रसायन, एक ठोस जो धातुओं को कीमती धातुओं में बदल सकता है, जैसे कि पारस पत्थर जो पत्थर को सोना बना सकता है। जीवन के एलिक्सर के साथ, मतलब कि एक अमृत जो सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। सैंटियागो को पता चलता है कि अंग्रेज कारवां के साथ सहारन नखलिस्तान अल्फ्यूम जा रहा है, जहां एक 200 वर्षीय एल्केमिस्ट रहता है। अंग्रेज एल्केमिस्ट से कुछ रहस्य जानना चाहता है। रेगिस्तान में बढ़ती क्रूर आदिवासी लड़ाइयों से बचने के लिए कारवां को अल्फ्यूम में एक लंबा प्रवास करना चाहिए। इस अवधि के दौरान सैंटियागो को ओएसिस की निवासी फातिमा से प्यार हो जाता है। रेगिस्तान में चहलकदमी करते हुए सैंटियागो एक संकेत की व्याख्या करता है, जो पहले के तटस्थ नखलिस्तान पर हमले की भविष्यवाणी करता है। वह आदिवासी नेताओं को हमले के लिए सचेत करता है और परिणाम स्वरूप अल्फ्यूम उस हमले से अच्छे से निपटते भी हैं। जब एल्केमिस्ट सैंटियागो की दृष्टि के बारे में सीखता है, तो वह उसे रेगिस्तान में एक यात्रा पर आमंत्रित करता है, जहां वह सैंटियागो की व्यक्तिगत कहानी का अनुसरण करने और उसके दिल की बात सुनने के मूल्य पर उसे ज्ञान देता है। पिरामिडों तक अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए वह सैंटियागो को फातिमा और कारवां को छोड़ने के लिए राजी करता है और वह उन्हें अपनी यात्रा के अंतिम भाग में शामिल होने की पेशकश करता है। एल्केमिस्ट सैंटियागो के साथ विश्व की आत्मा के बारे में अपने बहुत सारे ज्ञान को साझा करता है, क्योंकि वे रेगिस्तान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जब सैनिकों का एक अरब ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, तो वे पिरामिड से कुछ ही दिनों की दूरी पर होते हैं। एल्केमिस्ट सैनिकों को सूचित करता है कि सैंटियागो एक बहुत मजबूत और बहुत ही जानकार एल्केमिस्ट है, जो अपने जीवन के बदले 3 दिनों में हवा में बदल जाएगा। मतलब कि 3 दिन में वो हवा बनकर गायब हो जाएगा और सैंटियागो का सारा पैसा जनजाति को दे देगा। यह सैंटियागो को एक मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो खुद को हवा में कैसे बदलेगा। वह 3 दिन तक इस मिशन को पूरा करने के बारे में सोचता है और तीसरे दिन अचानक तूफान आता है और सैंटियागो गायब होकर शिविर के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। सैंटियागो के शक्ति के कायल आदिवासी लोग उसे आजाद कर देते हैं। एल्केमिस्ट सैंटियागो के साथ तब तक चलता है जब तक कि वे पिरामिड से कुछ घंटों की दूरी पर नहीं पहुंच जाते, जहां पर एक मठ बना हुआ है। वहां वह सैंटियागो को दिखाता है कि शीशे को सोने में बदलने के लिए पारस पत्थर का कैसे उपयोग किया जाता है। वह सैंटियागो को गोल्ड उपहार में देता है और विदा लेता है। पिरामिड के आधार पर सैंटियागो धन के लिए खोदना शुरू कर देता है, लेकिन
दो लोग उसके पास आते हैं और उसे पीटते हैं। सेंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है तो वो लोग सोचते हैं कि ये कोई गरीब है। तब उनमें से एक आदमी उसके सपने का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने भी 2 साल पहले एक सपना देखा था कि एक कोई अबैंडन चर्च है जहाँ पर एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक खजाना दबा हुआ है। ऐसा कहकर वो आदमी हंसने लगता है और सेंटियागो को पड़ा हुआ छोड़कर दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन सेंटियागो को अचानक से याद आता है कि जिस चर्च में उसने सपना देखा था और जहां पर वो सोया था उसे वह जानता था और ये लोग उसी चर्च की बात कर रहे थे। उसे अब चल चुका था पता कि खजाना कहाँ है। वो वापस उस चर्च में जाता है और गड़े हुए खजाने को उस पेड़ के नीचे से निकालता है जिसमें ढेरों डायमंड और गोल्ड के कॉइन्स होते हैं। फिर वो वापस आता है फातिमा से मिलने के लिए जहाँ फातिमा उसका इंतज़ार कर रही है। तो ये अल्केमिस्ट बुक की बुक समरी जिस बुक को लिखा है पाउलो कोएल्हो ने, और इसका संदेश था कि जब आप किसी चीज़ को चाहो तो वो आपको ज़रूर मिलती है। और अगर आप किसी दूसरी बुक की समरी सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर कोई सुझाव हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरी समरी को सुनने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी दूसरी बुक की समरी के साथ।